सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म में जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है, वो है बौद्ध संगति। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भारत में और भारत के बाहर भी ये बौद्ध संगतियाँ हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध धम्म से जुड़े हुए विचार, उनके सिद्धांत और तथागत बुद्ध द्वारा जो प्रवचन दिए गए हैं उन प्रवचनों को संकलन करना, इसके अलावा बुद्धिज्म को अपडेट करते जाना, ये बौद्ध संगति का उद्देश्य रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि भारत और दुनिया में आखिर कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई है और इन बौद्ध संगतियों की क्या खासियत थी, इनकी संक्षिप्त जानकारी हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर बौद्ध संगति का मतलब क्या होता है। तो कई जगह पे अलग अलग इसके अर्थ निकाले गए हैं, लेकिन एक कॉमन अगर अर्थ निकाला जाए तो बौद्ध संगति का मतलब है कि संग यानी साथ में मिलकर बुद्धिज्म की विचारधारा के ऊपर चर्चा करना। इसमें कुछ जगह बताया गया है कि बौद्ध संगति का मतलब संगोष्ठी करना है या सम्मेलन करना है या सभा का आयोजन करना है। और तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके जो उपदेश है उनको संग्रहित करने के लिए, उनका वाचन करने के लिए आदि, इन सभी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बौद्ध संगति या उसे धम्म संगति कहा जाता है, उस संगतियों का आयोजन किया गया और विभिन्न राजाओं ने इसका आयोजन किया। और जो इतिहास में जो संगतियाँ हुई है उसमें मुख्य 4 बौद्ध संगति को माना जाता है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम उन सभी संगतियों के बारे में, बौद्ध संगतियाँ जो हुई उसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली बौद्ध संगति की। यह पहली बौद्ध संगति तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 4 महीने बाद ही हुई थी और ये हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। उस समय यह श्रावण पूर्णिमा थी और उस श्रावण पूर्णिमा के महीने में पहली बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। ये बौद्ध संगति राजा अजातशत्रु के राज्यकाल में हुई थी और राजा अजातशत्रु जो थे उन्होंने ही इस संगति को आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह संगति राजगृह, जो उस समय राजधानी थी, अजातशत्रु की राजधानी थी, उस राजधानी राजगृह में पांडव टेकड़ी पर सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस संगति के अध्यक्ष महास्थविर महाकाश्यप थे और इस संगति में 500 अरहत भिक्षुओं ने भाग लिया था। इसमें त्रिपिटक की संगीत के रूप में रचना की गई थी। तथागत बुद्ध ने अपने धम्म में 84,000 गाथाएं कही थी, जिसमें से 82,000 गाथाएं भंते आनंद को याद थी और 2,000 गाथाएं दूसरे अन्य भिक्षुओं को याद थी। तो इस तरह इन 84,000 गाथाओं को संग्रहित किया गया था संगीत के रूप में। और धम्म पिटक का संग्रह इसी समिति में किया गया था। जैसा आप जानते होंगे, त्रिपिटक में सुत्त पिटक है, धम्म पिटक, विनय पिटक। तो जो धम्म पिटक है उस धम्म पिटक का संग्रह वो पहली बौद्ध संगति में किया गया था और ये बौद्ध संगति 9 महीने तक चली थी। और चूंकि इसमें 500 अरहत भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इसे पंचशती का धम्म संगति भी कहा जाता है। दूसरी बौद्ध धम्म संगति यह तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद आयोजित की गई थी। यह 383 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी। यह संगति जो वैशाली लिच्छियों का जो राजधानी था वैशाली, उस वैशाली में आयोजित की गई थी। इस संगति की अध्यक्षता रेवत महास्थविर ने की थी और इस संगति में 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था। यह दूसरी जो बौद्ध संगति है ये राजा कालाशोक, इनके राज्यकाल में आयोजित की गई थी और राजा कालाशोक जो है वो इसमें बड़ी भूमिका में थे। इस संगति को आयोजित करने में उन्होंने पूर्ण रूप से इसमें सहायता की थी।
और इस संगति में एक बात हुई कि बुद्ध धम्म दो भागों में विभाजित हो गया। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो और ये संगति 8 महीने चली थी। अब चूंकि इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इसे सप्तशती का संगति कहा गया। जो पहली बौद्ध संगति थी उसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए उसे पंचशती का संगति कहा गया। और इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया तो इसे सप्तशती का संगति कहा गया है। तीसरी बौद्ध धम्म संगति, यह तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 235 साल बाद 248 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी। इस संगति का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में किया गया था और यह संगति सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। सम्राट अशोक द्वारा ये संगति आयोजित की गई थी। इस संगति के जो अध्यक्ष थे वे भंते मोगल्लीपुत्र तिस्स थे और यह संगति 9 महीने तक चली थी। इसी संगति में ये भी डिसाइड किया गया कि जो बुद्ध के प्रवचन है उनके शिलालेख निर्माण किया जाए, स्तंभ निर्माण किए जाए, गुफाओं का निर्माण हो और आदि ऐसे अन्य, जिससे कि बुद्ध और उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर भारत और भारत के बाहर भी हो सके। तो उन सारे जो माध्यम हैं, जिन माध्यमों से बुद्ध के विचारों का प्रचार किया जा सकता है, वो सारे ठहराव इसमें पास किए गए। और फिर बाद में आप जानते हैं कि सम्राट अशोक ने फिर इस ठहराव के अनुसार जो बौद्ध संगति में निर्णय लिया गया था उसके अनुसार फिर उन्होंने भारत और भारत के बाहर भी अन्य देशों में बुद्ध धम्म के सिद्धांत और विचारों को पहुंचाने का काम निरंतर जारी रखा और बहुत बड़े पैमाने पर बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। चौथी बौद्ध संगति, जिसे अंतिम बौद्ध संगति भी माना जाता है, और इसका आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क ने किया था। उनके शासनकाल में यह संगति हुई थी। यह लगभग 120 से 144 ईस्वी में यह संगति हुई थी और संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और जो उपाध्यक्ष है वो अश्वघोष थे। अश्वघोष ये कनिष्क जो राजा थे उनके राजकवि थे। हुयेनसांग जब भारत में आए थे तो उन्होंने सम्राट कनिष्क की संरक्षता और आदेश के अनुसार इस संगति में 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया और त्रिपिटक का पुनः संकलन और संस्करण किया गया, ऐसा हुयेनसांग ने बताया। इसके अलावा जब मैं गूगल पर सर्च कर रहा था तो एक चौथी बौद्ध धम्म संगति के नाम से एक और संगति के बारे में बताया गया है, जिसे थेरवाद की चौथी बौद्ध संगति कहा जाता है। तो ये जो चौथी बौद्ध संगति है, जो थेरवाद संप्रदाय बुद्धिज्म से निकला हुआ है, उनके द्वारा आयोजित की गई थी। यह तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 450 वर्षों बाद यानी ईस्वी पूर्व 100 में आयोजित की गई थी, यानी ईसा मसीह के 100 साल पहले। और यह संगति श्रीलंका के आलोक विहार में संपन्न हुई थी। इस संगति के अध्यक्ष महास्थविर धम्मरक्षित थे। इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था और इसमें जो राजा जिनके शासनकाल में यह संगति आयोजित की गई थी उनका नाम बट्टगामिनी अभय था। इनके ही शासनकाल में यह संगति आयोजित की गई थी। इसी संगति में तथागत बुद्ध के वचन या उनके जो प्रवचन थे उनको लिपिबद्ध किया गया था। मतलब आप सोचिए कि जब पहली बौद्ध संगति हुई थी तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 4 महीने बाद, तो उस समय उनके जो प्रवचन थे उन प्रवचनों पर गाथाएं बनाई गई थी, यानी उसे संगीत के रूप में उसे संकलित किया गया था। तो संगीत के रूप में क्या होता है कि जब जैसे आप कोई भी गाना गुनगुनाते हैं तो फिर आपके ब्रेन को उतना काम नहीं करना पड़ता है। अगर आपको उसके सामने के 2-4 शब्द याद है तो फिर वो जो गाने का जो म्यूजिक है वो अपने आप आगे के शब्द आपको देते जाता है। तो संगीत के रूप में अगर किन्हीं प्रवचनों को याद रखना है तो वो ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत इसके कि उसे गद्यांश के रूप में याद रखा जाए।
तो यही काम पहली जो बौद्ध संगति है उसमें हुआ था, लेकिन चौथी संगति आते आते यानी 100 ईस्वी पूर्व में इन प्रवचनों को, फिर बुद्ध के प्रवचनों को लिपिबद्ध किया गया। और ये श्रीलंका में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वहाँ पर यह कार्य किया गया। तो इस संगति में बुद्ध के प्रवचनों को लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया, इसलिए इसे पुस्तक रोपण संगति भी कहा जाता है। यानी पुस्तक का रोपण किया गया या प्रकाशित आप समझ सकते हैं आज की भाषा में, इसलिए इसे पुस्तक रोपण संगति कहा जाता है। इस संगति में बुद्ध की पहली मूर्ति को तैयार किया गया था। ये भी किसकी खासियत है चौथी बौद्ध संगति की, कि बुद्ध की पहली मूर्ति ये चौथी बौद्ध संगति यानी 100 ईस्वी पूर्व में निर्माण किया गया था। अब हम जानते हैं पांचवी बौद्ध धम्म संगति के बारे में। यह पांचवी बौद्ध धम्म संगति ईस्वी पूर्व 57 में सम्राट श्री दुष्क के राज्यकाल में हुई थी। यह संगति गांधार कश्मीर में संपन्न कराई गई थी। यह धम्म परिषद 3 वर्ष तक चली थी। ये मेरे ख्याल से सबसे लंबी बौद्ध धम्म संगति रही है। जो पांचवी बौद्ध संगति ये 3 साल तक चली थी। इसमें भिक्षु संघ ने बुद्ध के तत्व ज्ञान को लिखित रूप में निर्मित किया था। इस संगति में ही पहली बार बुद्ध चरित्र लिखा गया था। अब यहाँ पर भी थेरवाद की पांचवी बौद्ध संगति का जिक्र है। यह बौद्ध संगति सन 1871 ईस्वी में म्यांमार के मांडले में हुई थी। बर्मा के राजा मिंदन के सौजन्य से यह आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता भंते जागर स्थविर ने की थी। इस संगति में भगवान बुद्ध के उपदेशों को शिलाखंडों पर उकेरा गया था, इसलिए इस संगति को शिलाक्षर रोपण संगति भी कहा जाता है। इस संगति के दौरान 729 शिलाखंडों पर बौद्ध शिक्षाएं उत्कीर्ण की गई थी। यानी ये शिलाखंड यानी जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों पर लिखना, तो उसके ऊपर बुद्ध की शिक्षाओं को लिखा गया था। उत्कीर्ण यानी लिखा गया था। छठवीं बौद्ध संगति भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2500 साल बाद 1954 में बर्मा की राजधानी रंगून में इसका आयोजन किया गया था। यह संगति श्री मंगल लोकराम नाम के चैत्य स्तूप के पास महापाषाण शैल गुफा में संपन्न हुई थी। महापाषाण काल की कोई शैल गुफा होगी, उसमें ये संपन्न हुई थी। इस धम्म संगति के अध्यक्ष भंते रेवत महास्थविर थे। इसमें 2500 भिक्षुओं ने भाग लिया था और 28 देशों के विद्वानों को पत्र के माध्यम से आमंत्रित किया गया था। इस संगति में भंते डॉक्टर आनंद कौशल्यान और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी निमंत्रण दिया गया था। इसी साल बाबा साहब अम्बेडकर ने नरे पार्क मुंबई महाराष्ट्र में तथागत बुद्ध की पहली जयंती मनाई थी और यह घोषणा की थी कि वे भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस किताब को लिखेंगे।